इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में और साथ ही कर्नाटक किस तरीके से स्वतंत्र राज्य के रूप में एक उभरता है उसको जाना था। तो आज फिर से हम उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कर्नाटक की स्थिति को हम लोगों ने समझा था कि उस समय का जो कर्नाटक था ये वाला हिस्सा था, अर्थात वर्तमान का तमिलनाडु वाले राज्य का हिस्सा, और उसकी राजधानी अर्काट थी। और साथ में फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भी मुख्यालय यहाँ पे होते हैं। अंग्रेजों के मुख्यालय होते हैं मद्रास में और फ्रांसीसियों के पांडिचेरी में। अब आसपास के जो राज्य होते हैं वो होते हैं मैसूर, मराठा और निजाम। तो ये स्थिति होती है। अब पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक होता है और इसका कारण होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और उसी का नतीजा होता है कि भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में एक युद्ध शुरू होता है, एक झगड़ा शुरू होता है। और उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी जब फ्रांसीसियों के जहाज को पकड़ लिया था, जहाजी बेड़े को पकड़ा था। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वो पहले कर्नाटक राज्य के जो सूबेदार होते हैं या नवाब कह लें, अनवरुद्दीन, उनसे सहायता मांगते हैं। वो सहायता देने के लिए एग्री नहीं होते हैं। तब जाकर वो मॉरिशस के अपने समकक्ष गवर्नर होते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर ला बुल्डाने, तो उनकी सहायता से अंग्रेजों को मद्रास में परास्त कर दिया और मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। परंतु बुल्डाने और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता होता है और बुल्डाने को 40,000 रुपये दे दिए जाते हैं और वो चले जाते हैं। अब ये चीज़ खराब लगती है डुप्ले को और फिर से वो मद्रास पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेते हैं। और साथ में एक युद्ध लड़ा जाता है कर्नाटक के राजा से उनकी लड़ाई होती है, जिसमें कर्नाटक का नेतृत्व कर रहे होते हैं जो कमांडर महफूज खान। तो उनकी सेना के साथ फ्रांसीसियों का झगड़ा होता है जिसे सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है, और उस युद्ध में कर्नाटक की हार होती है। अब बाद के में जब एक्स-ला-शापिल की संधि होती है यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो उसी के तहत यहाँ पर भी दोनों कंपनियों के बीच में एक युद्ध विराम हो जाता है और मद्रास को वापस कर दिया जाता है। अब हम पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो एक तरीके से आपको रिकॉल करने के लिए बतलाया और एक पृष्ठभूमि जानने के लिए भी बतलाया। अब द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध होता है उसके कारण क्या होते हैं वो जानना सबसे पहले जरूरी होती है, और ये कब से कब तक चला। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसका कारण भारत में नहीं था, उसका कारण यूरोप में था। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। परंतु दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है इसके कारण भारत में मौजूद होते हैं, और यहाँ पे भी एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। और वो किन किन राज्यों में चल रहा होता है, तो ये कर्नाटक में भी होता है और निजामों में। अब यहाँ पे उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर अब फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियां जो थी वो अलग अलग पक्षों का समर्थन करती है, जिसकी वजह से ये युद्ध होता है। अब ये दो जगह थे, दोनों जगह में उत्तराधिकार की समस्या आ रही थी। वो मामला क्या था, तो निजामों के जो शासक थे निजामुल मुल्क, तो उनकी मृत्यु हो जाती है 1748 ईस्वी में। अब उनके बेटे और उनके पोते के बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, अर्थात दोनों अपनी दावेदारी करते हैं। उनका बेटा होता है नासिर जंग और पोता होता है मुजफ्फर जंग। यहाँ पे ये चीज ध्यान देंगे कि ये जो बेटा और पोते की बात हो रही है, तो मुजफ्फर जंग जो है सो नासिर जंग का बेटा नहीं है बल्कि उनका भतीजा है। तो इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। कर्नाटक में क्या होता है कि पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चंदा साहब को
मराठों ने बंदी बना लिया था। एक मराठों ने 1741 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया था और दोस्त अली खान को मार डाला था, जो कि उत्तराधिकार घोषित किया गया था वहाँ के जो सूबेदार होते हैं उनके द्वारा, सदाउद्दौला खान के द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किए जाते हैं। और चंदा साहब को वो बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब मराठे क्या करते हैं कि चंदा साहब को बंदी से मुक्त कर देते हैं। अब ये यहाँ आ जाते हैं। पहले तो अनवरुद्दीन वो गद्दी पर बैठा हुआ है। अब चंदा साहब को जब मराठे छोड़ देते हैं तो वो भी अपनी दावेदारी जताता है, अर्थात कि कर्नाटक के नवाब के पद पर वो भी अपनी दावेदारी जताता है। तो अब यहाँ की जो शक्तियाँ जो काम कर रही है, अलग अलग दो शक्तियाँ काम कर रही थी मुख्य रूप से, फ्रांसीसी और अंग्रेज, उन दोनों के बीच में झगड़ा था। और कारण क्या बना? यहाँ का कर्नाटक और निजाम का उत्तराधिकार का युद्ध। अब यहाँ पे फ्रांसीसी क्या करते हैं कि मुजफ्फर जंग को देते हैं सहयोग, हैदराबाद में इसका समर्थन करते हैं और यहाँ पे चंदा साहब का समर्थन करते हैं। और अंग्रेज लोग जस्ट अपोजिट पार्टी जो होती है निजाम में नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का सपोर्ट करते हैं। अब इसके अलावा दो और शक्तियां थी आसपास की, वो भी किसी न किसी तरीके से इस युद्ध में शामिल होती है। उसमें से जो मैसूर की शक्ति थी वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं फ्रांसीसियों का और मराठे जो है वो सपोर्ट करते हैं अंग्रेजों का। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है, जितने भी शासक वर्ग होते हैं किसी न किसी तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसी पक्ष में बट गए हुए होते हैं। इसी तरीके से आप और भी देखेंगे, कुछ और भी छोटे, जैसे तंजावुर के जो शासक थे वो भी मराठों का सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दक्षिण भारत की सारी शक्तियां लगभग दो पक्षों में विभाजित हो गई थी। कुछ शक्तियां अंग्रेजों का साथ दे रही थी और कुछ पक्ष जो थे वो फ्रांसीसियों का साथ दे रहे थे। तो ये स्थिति बनती है। मुख्य मामला होता है निजाम और कर्नाटक में उत्तराधिकार का मामला। अब इसी कड़ी में अंबर का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। अंबर का युद्ध जो है यह काफी महत्वपूर्ण होता है। ये फ्रांस और फ्रांसीसी कंपनी और कर्नाटक के नवाब के बीच में होता है, अर्थात अनवरुद्दीन के बीच में। इस युद्ध में अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और फ्रांसीसी अपना फिर से प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। जब यहाँ पे अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है तो चंदा साहब का रास्ता साफ हो जाता है। चंदा साहब क्या है कि अब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। अब यहाँ पे चंदा साहब भी जब फ्रांसीसियों के साथ इनका एक अलायंस था, गठजोड़ बनाया हुआ था, तो चंदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में निजाम बना देते हैं। साथ में मैसूर का भी इसमें समर्थन होता है, मैसूर राज्य का। तो ये मुजफ्फर जंग को बना दिया जाता है यहाँ का नवाब और चंदा साहब यहाँ बन जाते हैं। अर्थात दोनों जगहों पे फ्रांस के द्वारा समर्थित जो नवाब होते हैं वो जो समर्थित जो दावेदार होते हैं वो नवाब बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब पूरी तरीके से फ्रांस की सत्ता स्थापित हो रही है इस जगह में और डुप्ले की नीति पूरी तरीके से सफल हो रही थी। अब क्या होता है कि जब अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है तो उसका बेटा होता है मोहम्मद अली। तो पहले के जमाने में यही होता था कि कोई राजा या कोई नवाब अगर मरते थे तो जो गद्दी का वास्तविक दावेदार होता है वो उसका बेटा होता है। तो कायदे से अनवरुद्दीन के बाद मोहम्मद अली की गद्दी का दावेदार बनता है, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां जो थी वो उसके विपरीत थी। वैसे स्थिति में यह भी होता था कि एक उत्तराधिकार का युद्ध होता था और उसमें जो मारा जाता था वो उसकी दावेदारी खत्म हो गई, जो जीत गया वो नवाब या राजा बन जाता था। तो जब अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और चंदा साहब को बना दिया जाता है नवाब, तो मोहम्मद अली अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। अब भाग कर वो शरण कहाँ लेता है? तो
तो त्रिचिनापल्ली के किले में जाकर शरण ले लेता है, ये स्थिति होती है। तो अब दोनों ही जगहों पे आप देखिए, निजाम और कर्नाटक दोनों जगहों पे फ्रांस के समर्थित जो दावेदार होते हैं वो शासक बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। निजामों के मुजफ्फर जंग बनते हैं नवाब, और कर्नाटक में चंदा साहब बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो बनेंगे तो फ्रांसीसियों को कुछ न कुछ लाभ पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे। उसी के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ पे सहयोग भी करते हैं, अलग अलग राजाओं का समर्थन करते हैं। तो इन्हें क्या मिला फ्रांसीसियों को? तो मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी का क्षेत्र, कृष्णा नदी यहाँ पे बहती है कुछ, तो इस क्षेत्र में कुछ उन्हें जागीर के रूप में दिया। और चंदा साहब ने क्या किया, ये कर्नाटक वाला एरिया में तो 80 गांव जो थे वो फ्रांसीसियों को दे दिए। तो ये सब सारी चीजें हो रही थी। तो अब आप सोचिए कि ये जब फ्रांस का यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो गया, अर्थात फ्रांसीसी कंपनी का, तो अंग्रेज क्या चुप होकर बैठेंगे? तो जाहिर सी बात है कि वो चुप से होकर बैठ नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ न कुछ वो रणनीति तैयार करेंगे। अब इसी कड़ी में परिदृश्य में उभर कर आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय एक क्लर्क के रूप में काम कर रहे होते हैं, अर्थात मद्रास में ही उनकी पोस्टिंग हुई रहती है और वो एक क्लर्क के रूप में काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है तो मद्रास पर जब हमला करते हैं फ्रांसीसी, तो उस युद्ध में उन्हें भी बंदी बनाया जाता है। बाद में वो समझौता होता है, तो जो एक सला सापेल की संधि होती है, तो दोनों पक्ष एक दूसरे के क्षेत्र को लौटाते हैं और जो एक दूसरे के बंदी बनाए हुए लोग थे उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव को भी छोड़ा जाता है फ्रांसीसियों के बारे में। अब यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव और भी उभर कर आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहले तो वो क्लर्क थे, लेकिन अब जो है वो सैन्य दृष्टि से आगे एक नेता के रूप में उभर कर आते हैं, अर्थात सैन्य नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आते हैं। वो क्या रणनीति बनाते हैं कि अंग्रेजों की 2 टुकड़ियां बनाई, अंग्रेजी सेना की 2 टुकड़ियां बनाई, सेना को 2 भागों में बांट दिया गया और रणनीति क्या तैयार की गई कि अर्काट जो कर्नाटक की राजधानी है, एक टुकड़ी यहाँ पे हमला करेगी और दूसरी टुकड़ी जो होगी वो त्रिचिनापल्ली पर हमला करेगी, और त्रिचिनापल्ली पर हमला करके मोहम्मद अली को छुड़ाने का प्रयास करेगी, छुड़ाएगी और उसे यहाँ पे कर्नाटक का नवाब बना देगी। तो इसी रणनीति को तैयार करके उनकी 2 टुकड़ियां निकलती हैं। और रणनीति क्या होती है कि त्रिचिनापल्ली के लिए जो टुकड़ी चलती है, सैन्य टुकड़ी, उसे निर्देश दिया जाता है कि वो पहले आक्रमण नहीं करे, बल्कि वो अपने को छुपा कर रखे, किले को वो घेर कर रखे। एक तरीके से छापामार तरीके से कह सकते हैं कि अपने को छुपा कर रखेंगे सैनिक। और पहला हमला जो होगा वो अर्काट पे होगा। तो अर्काट पे पहले हमला किया जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि त्रिचिनापल्ली के जो सैनिक होते हैं जहाँ, वो वहां से निकल जाते हैं इन पे हमला करने के लिए, अर्काट के लिए। अर्थात फ्रांसीसी वहां पे जो सैनिक कुछ होते हैं जो वो भी ताक में रहते हैं कि मोहम्मद अली को किस तरीके से वहां पे खत्म किया जाए, या विरोधी जो सेनाएं होती है, तो वो सेनाएं अब यहाँ से अर्काट की तरफ प्रस्थान करती है। तो अर्थात फ्रांसीसी समर्थक जो सेना यहाँ पे होती है त्रिचिनापल्ली में, वो इधर प्रस्थान करती है अर्काट में। अब जब ये सेना यहाँ से निकल जाती है तो यहाँ पर हमला करके मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने छुड़ा लिया, और साथ में इधर अर्काट में भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और चंदा साहब जो होते हैं, इनका तंजाउर के राजा के द्वारा हत्या करवा दिया जाता है, और वो हत्या करवाई जाती है मराठों के द्वारा। क्योंकि मराठे और तंजाउर शासक जो होते हैं उनका एक अपना गठबंधन होता है। तो ये मराठे अंग्रेज से मिले हुए थे, तो ये मिलकर चंदा साहब की हत्या कर देते हैं रास्ते में ही।
तंजावुर में उनकी हत्या हो जाती है और उनका सिर काटकर फेंक दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो है कर्नाटक में जो चंदा साहब जो यहाँ थे, ये इनका पत्ता साफ हो गया। अब मोहम्मद अली का रास्ता साफ हो जाता है और अंग्रेज अपना वहां पे अपने पसंद का जो व्यक्ति होता है उसको नवाब बना देते हैं कर्नाटक में। तो अब स्थिति क्या होती है कि निजाम में सलार जंग, यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि मुजफ्फर जंग का जो निजाम शासक होते हैं मुजफ्फर जंग, उनकी मृत्यु हो जाती है उसी बीच में। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा जो है सलार जंग, उसको फ्रांसीसियों ने, क्योंकि निजामों पर अभी भी फ्रांसीसियों का प्रभाव है, तो ये सलार जंग को निजाम शासक बना दिया जाता है, नवाब बनाया जाता है। और कर्नाटक में मोहम्मद अली, तो एक जगह पर फ्रांसीसियों के पसंद वाले शासक हैं, नवाब हैं, और दूसरी जगह पे अंग्रेजों के समर्थन वाले नवाब बने हुए हैं। तो ये स्थिति होती है। अब पूरा जो ये युद्ध चलता है वो चलता है 1749 से 1754 तक, 5 वर्षों तक ये युद्ध चलता है और ये स्थिति उभरती है, बनती है। अब क्या होता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक संधि होती है जिसे पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। वो 1754-55 में होती है और दोनों कंपनियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनता है, समझौता होता है कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर देंगे और इस तरीके से दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो दोनों जो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसमें दोनों शक्तियां लगभग बराबरी पर थीं। यहाँ पे दोनों शक्ति बराबरी पर थीं और बल्कि अंग्रेजों ने एक मानसिक बढ़त प्राप्त कर ली थी, जो कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जीतकर और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पहले हाफ में अगर देखें तो फ्रांसीसियों ने एक तरफा जीत हासिल करते चले गए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद से, परिदृश्य में उभरने के बाद से वो चीजें बदल जाती है और युद्ध बराबरी पर लगभग समाप्त हो जाता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और उसका नतीजा क्या होता है कि अब यहाँ पे अंग्रेजों का मोरल हाई होता है और फ्रांसीसियों का यहाँ पे मोरल डाउन हो जाता है। और साथ में फ्रांसीसियों ने एक गलती और की कि डुप्ले, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरे थे फ्रांसीसी गवर्नर, तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। डुप्ले 1742 ईस्वी में गवर्नर बनकर आए थे और 1754 ईस्वी में उनको वापस बुला लिया जाता है फ्रांस। तो फ्रांसीसियों की ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि डुप्ले एक बहुत बड़े रणनीतिक कौशल वाले व्यक्ति थे, कूटनीतिज्ञ थे और हर तरीके से वो फ्रांसीसी कंपनी को भारत में स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उन्हें यहाँ से हटा लिया गया और उनके बदले में जो नए गवर्नर होते हैं फ्रांसीसी, वो होते हैं गडेडियो, और वो उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, कूटनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, रणनीतिक कौशल भी उनमें उतना नहीं होता है। तो ये बाद के समय में ये होता है कि फ्रांसीसियों का यहाँ पे एक ये शुरू हो जाती है, उनके पतन शुरू हो जाता है। अब शुरुआत होती है तृतीय कर्नाटक युद्ध, अर्थात 2 साल के बाद ही तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है और ये 7 वर्षों तक चलता है, 56 से लेकर 55 तक। पहला कर्नाटक युद्ध 2 सालों के लिए 46 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 5 साल के लिए 49 से लेके 54, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से लेके 63 तक। अब यहाँ पे हम फिर से सबसे पहले कारण को जानेंगे। तो यहाँ पर भी जो मुख्य कारण होता है युद्ध का, तृतीय कर्नाटक युद्ध का, वो कारण भारत में मौजूद नहीं होता है, बल्कि वो कारण होता है यूरोपीय। जैसे पहले कर्नाटक युद्ध का कारण भी यूरोप में था और वो थी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध,
तो यहाँ पे जो कारण होता है वह है यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही होती है और वो प्रमुख शक्तियाँ थी 18वीं शताब्दी की इंग्लैंड और फ्रांस, तो प्रमुख शक्तियाँ थी यूरोप की। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। अब उसी कड़ी में फिर से वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। दो देश होते हैं, ऑस्ट्रिया और प्रसा, तो इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। अब उसमें से क्या होता है कि फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया का पक्ष लेता है और इसकी ओर से युद्ध करता है, और प्रसा का सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड वाले और वो इनका सपोर्ट करते हैं, और इसका झगड़ा यहाँ पर होता है दोनों के बीच में यूरोप में, और ये 7 साल तक चलता है। अब इसी का प्रभाव पड़ता है भारत में भी ये दोनों शक्तियां आपस में टकराती है, और ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है यह काफी निर्णायक होता है। अब भारत में क्या होता है, तो भारत में अब है कि एक और फ्रांसीसी गवर्नर बदल दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहले गोडेडियो आए थे, अब काउंट डी लाली को भेजा गया था और इन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति या पावर देकर भेजा गया था फ्रांस के द्वारा। इन्हें सैनिक और असैनिक दोनों तरीके के अधिकार दिए गए थे कि वो जो भी चाहें, सैन्य से संबंधित जो भी वो नीति या निर्णय लेना चाहे वो ले सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं। असैनिक निर्णय भी जो वो चाहें ले सकते हैं। तो बहुत उन्हें पावर देकर भेजा गया था। परंतु ये काउंट डी लाली जो थे ये भी कूटनीतिक दृष्टि से उतने मजबूत नहीं थे, और इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर होते हैं आयरकूट, अब भारत में इनका वांडीवास नामक जगह में एक युद्ध होता है 1760 में, जिसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं आयरकूट। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। और वांडीवास का युद्ध, ये जितने भी नाम आए हैं उन महत्वपूर्ण नामों को हमने शामिल किया है, तो उसको आप पूरी तरीके से ध्यान देंगे, चाहे वो पीरियड हो, चाहे वो कारण हो, चाहे जिन व्यक्तियों के नाम आए हों, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे कर्नाटक युद्ध जो है अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारे पक्ष इसमें शामिल होते हैं कि वो पूरी कहानी या पूरा मामला एक होच पोच सा बन जाता है। तो हमने उन्हीं कैरेक्टर या उन्हीं पात्रों को लिया है जो समझने में आसानी हो और जो एग्जाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो वांडीवास का युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार होती है, और इसका नतीजा क्या होता है, अंततः एक संधि होती है, पेरिस की संधि 1763 में। यूरोप में 7 वर्षों का जो युद्ध होता है वो समाप्त हो गया होता है, और अंततः इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पेरिस की एक संधि होती है। उस संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है, और भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच में जो युद्ध चल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वांडीवास का जो युद्ध हुआ था भारत में, उसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हुई थी। अब जो पेरिस की संधि होती है उसमें ये किया जाता है कि फ्रांसीसी जो हैं वो भारत में किसी भी तरीके से राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं आगे से। वो एक व्यापारिक कंपनी ही रह जाती है। इस संधि के अनुसार से उन्हें बाध्य कर दिया जाता है कि सिर्फ वो भारत से व्यापार कर सकते हैं, किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधि वो नहीं कर सकते हैं। अब उसी का नतीजा होता है कि अब इंग्लैंड वाले एकमात्र यूरोपीय शक्ति भारत में बच जाते हैं, जो कि बाद में भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं। सारी यूरोपीय शक्तियों को इंग्लैंड ने पराजित कर दिया भारत में, और अब वो धीरे धीरे करके एक अलग अलग राजाओं को, अलग अलग रियासतों को, अलग अलग राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेते जाएंगे, और अंततः पूरे भारत पर वो अधिकार करके बैठ जाते हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो
तृतीय कर्नाटक युद्ध से जो प्रश्न बनते हैं कि इसके फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो काउंट डी लाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आयरकूट। वांडीवास का युद्ध ये महत्वपूर्ण है। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी ये। तो ये सब तृतीय कर्नाटक युद्ध से प्रश्न बनते हैं। अब हम आते हैं कि इंग्लैंड यहाँ पे एकमात्र शक्ति बन गई और फ्रांसीसियों के कुछ यहाँ पे क्षेत्र थे जिसे उन्होंने स्थापित किया था। मुख्यतः कौन से क्षेत्र थे, तो ये पांडिचेरी इस एरिया में, अर्थात पश्चिम घाट वाले क्षेत्र में, अर्थात मालाबार तट पे माहे, कराईकल, ये सब जो क्षेत्र हैं पांडिचेरी, तो ये सब क्षेत्र उन्होंने स्थापित किए थे और वो फ्रांसीसियों के अधिकार में रहते हैं और देश की आज़ादी के बाद वो क्षेत्र भारत को ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रांसीसियों के द्वारा। 1954 ईस्वी में ये भारत को वापस कर दिए जाते हैं ये क्षेत्र। और पांडिचेरी के अलावा, अर्थात पांडिचेरी के अलावा ये अपनी कोई भी अन्य जगह पे इनका साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं हो पाता है। तो ये स्थिति बनती है। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि कर्नाटक युद्ध से जुड़े हुए जो हैं जितने प्रश्न बनते हैं उसको एक आप चार्ट इस तरीके से बना के याद करने की कोशिश करिएगा। आपने कहानी के रूप में सारी चीज़ें समझ ली है ऐसा मुझे भरोसा है। तो अब एक चार्ट बना लीजिएगा और उस चार्ट के अनुसार से याद करने की कोशिश कीजिएगा। वो चार्ट कुछ इस तरीके का होगा कि एक पहला जो चार्ट बनाइएगा तो वो होगा कि कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे लिख दीजिए कर्नाटक युद्ध, उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके आप लिखिए। उसके बाद उसका पीरियड कब से कब तक रहा, पीरियड तो ये पहले वाले का 1746 से लेके 48, दूसरे वाले का 1749 से लेके 54 और तीसरे वाले का 1756 से लेके 63 तक। उसके बाद इससे जुड़े हुए संधि कौन से थे, तो एक्स पहले वाले का एक्स ला सापेल, ये कब किया गया, तो वो भी अपडेट जो एंडिंग यहाँ पे डेट है वही होगा 1748। दूसरे वाले का क्या है, पांडिचेरी की संधि है, पांडिचेरी की संधि तो ये कब है, तो 1754। ये कहीं कहीं पे 55 भी आपको मिलेगा, तो 1754 या 55 ये दोनों आते हैं। और तीसरे वाले की क्या है, तो पेरिस की संधि है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि ये कब किया गया, तो ये 1763 में किया गया। ये हो गए। अब इस युद्ध के कारण क्या थे वो भी एक बना दीजिए। तो पहले वाले का ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, दूसरे वाले का क्या है, तो निजाम और कर्नाटक में उत्तराधिकार का मामला है। निजाम और कर्नाटक में उत्तराधिकार का मामला, उत्तराधिकार। और तीसरे वाले का क्या है, तो तीसरे वाले का है सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। ये अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो है सो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं, तो जैसे कि एक आपसे कौन से युद्ध किसमें लड़े गए, तीनों जो कर्नाटक के युद्ध लड़े गए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आप दे सकते हैं प्रमुख बिंदु के रूप में। प्रमुख बिंदु क्या है या फैक्ट क्या है, तो वो आप दे सकते हैं। तो वो क्या है, तो पहले वाले में सेंट टोमे का युद्ध है, टोमे का युद्ध है।
सेकेंड वाले में क्या है तो महत्वपूर्ण है अम्बेर का युद्ध, अम्बेर का युद्ध है। और थर्ड वाले में क्या है तो वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। अब इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने आप से। ये आपको एग्जाम्स में और याद करने की दृष्टि से काफ़ी इससे आपको मदद मिलेगी, सहूलियत होगी। आपने एक कहानी को समझ लिया है और इस तरीके के चार्ट बना के आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अन्य शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।